सुधा सजी संवरी दुल्हन बनी अपने बेडरूम में बैठी थी। दिल की तेज होती धड़कनें डरा रही थीं। जाने उसका मूड कैसा होगा। रिश्ता तय होने के बाद से अब तक सुधा ने खुद को किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होने दिया था। उसके लिए तो यही बहुत था कि वह अब सुधा नहीं बल्कि मिसेज राठौर बन चुकी है। सुधा खुश थी। उसने अपने प्यार को आखिर पा ही लिया। वह अपनी खुशी में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी के कमरे में आने की भी आहट सुनाई नहीं दी। अंदर आने वाला रजत राठौर था। अगर दुल्हन बनकर इस कमरे तक आने का शौक पूरा हो गया हो तो जाकर कपड़े चेंज करो, मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। रजत ने आते ही कहर भरी आवाज में उसे ऑर्डर दिया। कितना इंसल्ट भरा अंदाज था उसका। सुधा का दिल चाह रहा था कि वह अभी के अभी जमीन में धंस जाए। अपना लहंगा संभालती हुई वह बेड से उतरी। पायल और चूड़ियों की खनखन पर उसने एक बार फिर पलटकर उसे गुस्से से देखा और दहाड़कर बोला, स्टॉप इट, ये शोर बंद करो प्लीज। जी जी। सुधा की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। धीरे धीरे चलती हुई वह बाथरूम की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह कपड़े बदलकर वापस आई तो वह बेड के एक सिरे पर लेटा हुआ था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अलबत्ता नाइट बल्ब अंधेरे से लड़ने की कोशिश में था। वह धीरे से बेड तक आई और उसने बेड का दूसरा सिरा संभाल लिया। वह लेटने ही वाली थी कि उसे एकदम अपने हाथ पर पकड़ महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो रजत की लाल हुई आंखों को देखकर कांप गई थी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वह कांपते हुए रजत के चेहरे को देखे जा रही थी। वह बेड पर बैठा तो उसने तेजी से टांगे समेटी। जिल्लत के मारे चेहरा झुका लिया। मैं अब तक समझ रहा था कि तुम्हारी दीवानगी एक भक्ति दीवानगी है। डांट फटकार से तुम्हें अक्ल आ जाएगी, मगर यह रिश्ता जितना मजबूत है उतना ही कमजोर है। मैं कभी भी तैयार ना होता अगर पापा मुझे हर्ष की कसम ना देते। ये शादी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझसे तुम किसी भी हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। रह गई बात तुम्हारे हक की, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए ये शादी एक समझौते का जहर है जिसे सिर्फ अपने बेटे के लिए पीना पड़ रहा है। बाकी तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। तुमने जिस तरह हर्ष को साथ मिलाकर ये सारा ड्रामा रचा है, मेरे बेटे को अपनी ओर आकर्षित करके तुम मुझ तक आई हो, उससे मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत इज्जत थी तुम्हारे लिए वह भी खत्म हो गई। ये कहकर वह उठकर खड़ा हो गया। सुधा जैसे पथरा गई थी। प्लीज, हर्ष के लिए मेरा प्यार कोई झूठ नहीं है। मुझे उससे अलग तरह का लगाव है। भगवान के लिए मेरी ममता को यूं मजाक तो ना उड़ाइए। क्या प्यार करना कोई अपराध है? क्या उसने रजत से प्यार करके वाकई कोई अपराध किया था? सुधा की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ चुका था। रागिनी के बाद तो मैंने कभी किसी और तरफ नजर ही नहीं डाली थी। फिर तुम जैसी कम उम्र लड़की को कैसे अपनी तरफ आने देता? मैंने तो सब तरह कोशिश की थी कि तुम जो हरकत करना चाहती हो उससे बाज आ जाओ, मगर तुमने हर्ष का ब्रेन वॉश किया। उसके नन्हे से दिमाग में फालतू की चीजें डाली। और रमन की पत्नी के सामने तुमने मेरे बारे में क्या कहा था? जो कह रही थी कि रजत भाई आखिर कब तक मना कर सकते हैं? सुधा की खूबसूरती पर मर मिटे हैं रजत भाई, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है। अगर वह इन्वॉल्व ना होते तो इतनी जल्दी कैसे मान जाते? आई थिंक रजत भाई भी सुधा से प्यार करते हैं और हमारी सुधा है ही इतनी प्यारी। अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दे। बोलो, क्यों उन्होंने ये बात कही थी? बोलो, जवाब दो। वह दहाड़कर बोला। वह तो गूंग थी, क्या जवाब देती? उसका ये सब शब्द दोहराते हुए गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मैंने हमेशा ऐसी जिंदगी गुजारी थी जिसमें किसी की एक उंगली तक नहीं उठी थी मेरी तरफ, मगर तुमने तुमने सब घर वालों के सामने मेरी छवि खराब की है सुधा। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरा विश्वास कीजिए रजत जी, मैं नहीं जानती। गोल्डन कलर के नाइट सूट और ब्राइडल मेकअप में सुधा एक जीती जागती कयामत लग रही थी। रजत राठौर ने तेजी से अपने ख्याल को झटक दिया। एक नफरत की निगाह उस पर डाली और एक बार फिर गुस्से से उसकी तरफ घूमा और उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़कर पूछा, फिर उन्हें तुम्हारे बारे में ये सब कैसे मालूम हुआ? आज छोड़िए रजत जी, लग रही है मुझे। सुधा ने उसके हाथों को हटाने की एक नाकाम सी कोशिश की, मगर रजत के मजबूत हाथों की पकड़ के आगे सिवाय कसमसाने के कुछ ना कर सकी। बोलो, जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूँ। वो उस रात जब आपने मुझे अपने कमरे से बाहर धकेल कर गेट बंद कर लिया था तो बड़ी माँ ने सब देख लिया था और बाकी सब भी। वह धीरे से सब बताती गई और वह उसके कंधों को जकड़े हुए सब सुनता रहा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बताया था। उसके बाद जो भी हुआ बड़ी माँ और चाची ने ही किया था। दादी और दादू से भी शायद उन्होंने ही बात की थी।
सर झुकाए वह अपने ना किए हुए अपराध के बारे में बता रही थी। देख लिया अपनी कमकली का नतीजा। तुम्हारी जरा सी गलती लोगों को मुझ पर उंगली उठाने का मौका दे गई। इतने सालों की बनाई हुई इमेज को दो कौड़ी का कर दिया तुमने। जो हो गया वह तो एक तरफ। आगे से तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ भी उल्टा सीधा सुनने को मिला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी तुम? और हाँ, मैं अपने कमरे में ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे सबको मेरा इन्वॉल्व होने का यकीन दिलाया है, वैसे ही अलग रूम में रहने का भी सबको कोई ना कोई बहाना बनाकर यकीन दिलाओ। वह गुस्से से कहकर दरवाजा बंद करके चला गया था। उसके जाने के बाद सुधा का कब का रुका हुआ सांस ठीक हुआ था। सोमी जीजी ने ऐसी बात क्यों की? क्या वह नहीं जानती थी कि मेरा प्यार वन साइड है? रजत जी का तो इससे दूर का भी वास्ता नहीं। इसके लिए उसने कई रातें जागकर प्रार्थना की थी और आज ये रात नसीब में भी आई तो उसकी झोली में लाखों डर और सोचें डाल गई थी। अभी से इतना गुस्से वाला अंदाज है, बाद में पता नहीं क्या होगा। सुधा ने धड़कते दिल पर हाथ रखकर सोचा और सोने की कोशिश करने लगी। कम से कम दिल को ये तसल्ली तो थी कि अब रजत को कोई उससे छीन नहीं सकता था। वह चाहे तो हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती थी, देख सकती थी। रजत अब पूरी तरह से उसका ही था। यही सब सोचते हुए जाने कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख हर्ष की आवाज से खुली। गुड मॉर्निंग मम्मा। उठिए ना मम्मा, कब तक सोएंगी आप? नन्हा सा हर्ष अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गालों पर हाथ फेरकर बोला था। वेरी गुड मॉर्निंग मम्मा की जान। सुधा ने नन्हे से हर्ष को अपने गोद में उठाकर प्यार किया। मम्मा पापा कहाँ हैं? हर्ष के सवाल पर उसकी मुस्कान मंद पड़ गई थी। रात का नजारा उसकी आंखों में घूम गया था। पापा बाहर गए हैं बेटा, चलिए आप भी रेडी हो जाइए, फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। ओके मम्मा। हर्ष मासूम शक्ल बनाकर बाहर की तरफ भाग गया और वह सुस्त कदमों से चलती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रजत रात भर सुधा की बेवकूफियों के बारे में सोचता रहा और अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा। वह अपनी शादी के अगले दिन ही ऑफिस में आ बैठा। सबने अपनी सी कोशिश कर ली थी उसे ऑफिस न जाने देने की, मगर वह सबकी बात को इग्नोर करता ऑफिस आ गया। यहाँ आकर भी उसे चैन न मिला तो दोनों हाथों से सर पकड़कर किसी गहरी सोच में डूब गया। रजत अपने माँ बाप का बड़ा बेटा होने के साथ साथ एक समझदार इंसान भी था। उसका भी कभी मन था हंसने का, बोलने का, मगर रागिनी की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया। रजत राठौर एक बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। बहुत जल्दी उसने राठौर साहब को बिजनेस की टेंशन से आराम दे दिया था। बिजनेस की फील्ड में कदम रखते ही उसका सिक्का जम चुका था। हर तरफ बस रजत राठौर के नाम की गुहार थी। कॉलोनी में आमने सामने में दो बंगले थे, एक राठौर साहब का और दूसरा अशोक बंसल का। दोनों की दोस्ती मिसाली थी। एक दूसरे के घर काफी ज्यादा आना जाना हुआ करता था। राठौर साहब के 3 बच्चे थे। एक बेटा रजत राठौर, दूसरा रमन राठौर और बेटी सारा थी जो बीकॉम की स्टूडेंट थी। बंसल साहब के घर भी 2 बेटियां थीं, रागिनी बंसल और सुधा बंसल। सुधा जो कि रागिनी से कई साल बाद पैदा हुई थी। रजत और रागिनी एक ही उम्र के थे, जबकि सुधा सबसे छोटी थी। सुधा 5 साल की हुई तो मिसेज बंसल उसको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गईं। सुधा के दादाजी ने बंसल साहब की दूसरी शादी करवाने का निर्णय ले लिया। बंसल साहब ने बहुत मना किया, मगर अपने बाप के आगे उनकी एक न चली और यूं दोनों बहनें सौतेली माँ के रहमो करम पर रह गईं। सुधा उस समय काफी समझदार थी। सौतेली माँ के साथ ने उसे समय से पहले काफी समझदार बना दिया था। ज्यादातर रागिनी और सुधा का टाइम राठौर हाउस में गुजरता था। रागिनी और रजत दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों के रिश्ते की बात भी पक्की हो गई थी। सुधा उस वक्त 9वीं क्लास में थी जब रागिनी की रजत से शादी हुई थी, मगर बदकिस्मती से रागिनी शादी के 3 साल बाद ही नन्हे हर्ष को रजत की गोद में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। सबके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा था। रजत तो एक तरफ, पूरा घर ही सदमे में डूबा हुआ था। सुधा रागिनी के साथ रहते हुए उसके अंदर उस जैसी आदत पैदा हो गई थी। उसने बहुत खामोशी से, प्यार मोहब्बत से हर्ष को संभाल लिया था। कॉलेज से आने के बाद वह सारा दिन रजत के घर पर ही आ जाती थी। हर्ष के छोटे मोटे कामों में लगी रहती थी। समय गुजरने के साथ साथ सभी संभल गए थे। हर्ष सुधा से ज्यादा अटैच हो चुका था। किसी को भी एहसास ना था
कि आने वाले समय में ये नजदीकी कोई और रूप भी धारण कर सकती है। रजत हर्ष को सुधा की जिम्मेदारी समझकर लापरवाह होता चला गया। सबने हर्ष के प्रति सुधा के प्रेम को स्वीकार कर उसे वहीं रहने पर राजी कर दिया। बंसल साहब तो वैसे भी अपनी दूसरी बीबी बच्चों में बिजी रहते थे, इसलिए किसी को ज्यादा ऐतराज भी नहीं हुआ। यूं सुधा हर्ष की मासी बनकर उसके साथ रहने लगी। बंसल साहब कभी उससे मिलने वहीं आ जाया करते थे और वहीं समय का चक्र था। जब सुधा के अंदर नए नए जज्बात अंगड़ाइयां लेते चले गए, उसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर दिले नादा कब समझता है। और फिर उसने दिल के सामने हार मान ली। अब वह एमएससी में एडमिशन ले चुकी थी। उसका आखिरी साल था। वह अपनी पढ़ाई में बहुत सीरियस थी और किसी के सामने अपने दिल का हाल बयां नहीं करती थी। कुछ दिन पहले एक दिन रजत को न जाने सुधा का हाल कैसे उसके अंदर उमड़ रहे जज्बातों की भनक लग गई थी। उस दिन वह सारी रात सोचने के बाद ये आर्या पार का फैसला कर चुका था। जब से रजत को सुधा के बारे में पता लगा था, तब से वह उससे कटा कटा रहने लगा था। अब हर्ष को वह ज्यादा समय देने की कोशिश में लगा रहता। सुधा का रवैया वह बहुत दिन से महसूस कर रहा था। रजत के सामने आने से कतराना, सामना होते ही शर्माना। सुधा की आंखों में वह अपने लिए एक खास तरह की चमक देख चुका था। सुधा अब वो बच्ची नहीं रही जो उसे जीजू कहते थकती नहीं थी। रजत ने अब जाके इस बात पर गौर किया कि वह उसे जीजू कहना छोड़ चुकी है। आप जनाब सुनिए, ये सब कहकर पुकारती थी। उसके दिल का हाल रजत पर अभी कुछ दिन पहले ही खुला था। जब वह एक दिन हर्ष को सीढ़ियों से गिरने पर हल्की सी चोट लगी, तो वह उसको देखने सुधा के कमरे में गए थे। शायद सुधा बाथरूम में थी। वह वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही रजत का हाथ पास रखे तकिए पर लगा, झट से एक डायरी नीचे जा गिरी। उन्होंने वही देखने के लिए जैसे ही डायरी उठाई, उसके साथ कई तस्वीरें नीचे गिर पड़ी। रजत ने तस्वीरों को उठाकर देखा। सब तस्वीरें रजत की ही थीं। वह हैरान होकर तस्वीर देखता गया। रजत ने डायरी खोली और एक बार फिर शॉक्ड रह गया। डायरी के पहले ही पेज पर बड़ी खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था, हमने क्या चाहा है, सिर्फ इसके कि तुम भी हमें चाहो। रजत को शक तो पहले ही था, अब यकीन हो गया था। रजत ने डायरी और तस्वीर समेटी और वापस अपनी जगह पर रखकर चुपचाप अपने कमरे में चला आया। रजत का दिल चाहा कि वह लड़की का दिमाग एक पल में ठिकाने लगा दे। क्या क्या सोच बैठी है ये लड़की। उसकी उम्र और मेरी उम्र में 12-13 साल का फर्क है। जब रजत और रागिनी की शादी हुई थी, वह मुश्किल से 13 साल की थी। कैसे ये लड़की ये सब अपने दिमाग में बैठा सकती है, कैसे। कुछ सोचकर रजत चुप रहा और फिर उसने धीरे धीरे हर्ष को सुधा से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। शायद इस तरह से सुधा अपने कदमों को पीछे हटा ले, मगर ये सिर्फ ख्याल ही था। आज रजत ने हर्ष को बहलाकर अपने पास सुला लिया, मगर आधी रात को उसने रोना शुरू कर दिया। वह एकदम उठ बैठा। रजत को तन्हाई पसंद थी, इसलिए उसके रोने से वह परेशान हो गया। क्या हुआ हर्ष बेटे, मम्मा के पास जाना है, हर्ष रोते हुए कहने लगा। हर्ष सुधा को मम्मा ही कहता था। जब उसने अपनी तोतली जुबान में बोलना शुरू किया था, तो पहला वर्ड मम्मा ही कहा। सभी को हैरानी हुई, मगर बड़े होकर सब समझ जाएगा, ये सोचकर सबने खामोश रहना ही सही समझा। और आज हर्ष के मुंह से सुधा के लिए मम्मा कहना रजत को गुस्सा दिला गया। एक तो नींद खराब, दूसरा उसकी उल्टी फरमाइश, कोई नहीं है तुम्हारी मम्मा भगवान के पास है। ये सुनकर वह और जोर जोर से रोने लगा। वह झुंझलाकर उठा, हर तरह से उसे संभाला, मगर उसको एक ही जिद थी, मम्मा के पास जाना है। अब उन्हें सुधा पर गुस्सा आने लगा, जो उनकी जिंदगी में हद से ज्यादा घुस चुकी थी। बेटा वह सो गई है, तुम भी सो जाओ, मेरा बेटा है ना। नहीं सोऊंगा, आप उन्हें लेकर आए, उनके साथ सोऊंगा। वह बेबसी से छोटे बच्चे को देखते रहे और सुधा पर जी भरकर गुस्सा आया। सबकी मम्मा और पापा सब साथ सोते हैं और फिर मेरी अम्मा अलग क्यों सोती है। हर्ष की बात पर रजत का दिमाग घूम गया। एकदम उसे गुस्सा आया। उसने हर्ष के गाल पर खींचकर एक चांटा मारा। हर्ष और जोर जोर से रोने लगा। मुझे मम्मा के पास जाना है, अभी जाना है, आप गंदे हैं, मैं मम्मा को बताऊंगा आप मारते हो। गुस्से में रजत ने उसे मार तो दिया, मगर अगले ही पल वह बेचैन हो उठा और उसी बेचैनी में उसे गोद में उठाकर सुधा के कमरे की तरफ चल दिया। रजत ने दरवाजा खटखटाया तो वह गहरी नींद से उठकर गेट तक आई। आप। दरवाजे पर रजत को देखकर वह हैरान हुई। संभालो इसे, 2 घंटे से इसने मेरा दिमाग खाया हुआ है। रजत ने फौरन उसको सुधा की तरफ बढ़ाया।
और उसने भी जल्दी से बाजुओं में समेट लिया। मेरी जान, मेरे पास आना था, उसे पुचकारते हुए, खामोश करवाते हुए उसने नीचे खड़ा किया था। उसके पास आते ही हर्ष बिल्कुल खामोश हो गया था। ये रो क्यों रहा है? सुधा ने उसे वापस पलटते देखकर पूछा। तुरजित ने मुड़कर उसे देखा था। हल्की रोशनी में खुले बालों और बिना दुपट्टे के नाइटी में दिखता उसका सफेद दूधिया चेहरा रजत के होश उड़ा गया। रजत उसे एकटक देखता रहा। उस समय उसे वह रागिनी की तरह लगी थी। वही होंठ, वही लंबी पलकों की झालर तले छुपी नीली आंखें। रजत खुद को संभालकर नजरें चुरा गया था। वह सुधा बंसल थी, मिसेज रागिनी राठौर नहीं। तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा था। रजत ने फिर एक बार फिर से नजरें चुराकर कहा। तो वह तड़प उठी। तो ले आते। आप मुझसे दूर क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी क्या अपराध हो गया है मुझसे कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? कई दिनों का शिकवा उसके लबों पर मचल गया। रजत ने चौंक कर अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखा, जो उनकी जिंदगी को किसी नए एहसास से आस न कराना चाहती थी। मेरी किस बात से इस लड़की को इतनी हिम्मत मिली है कि आज ये मेरे सामने खड़ी होकर आंखों में आंखें डालकर मुझसे सवाल जवाब कर रही है? वह हैरान था। वह लड़की उनकी राह में चट्टान की तरह उनको हराने के लिए खड़ी थी। रजत राठौर उस समय को कोस रहा था जब हर्ष के जन्म के बाद अपने गम में निढाल उन्होंने सारे हक सुधा बंसल को दे दिए थे। वह बगैर जवाब दिए पलटे थे। जब वह पीछे से कहने लगी, मुझे आपके रवैये की समझ नहीं आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा कोई जुर्म है तो बताइए। मुझे और हर्ष को इस तरह तकलीफ देकर आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? वह रुकी थी। हर्ष को बिस्तर पर लेटने का इशारा करके अब वह कमरे से निकलकर उनके सामने आ रुकी थी। रजत उसके ऊपर निगाह पड़ते ही फिर से डगमगा गया था। एकदम उसने होठ भींचे और आंखें बंद कर ली थी। मान लीजिए मैं आपका ये रवैया इग्नोर करती जा रही हूँ, मगर कब तक? अब तो घर वाले भी समझने लगे हैं। दादी और चाची माँ, बड़ी माँ सब मुझसे कहती हैं कि हर्ष तुम्हारे पास क्यों नहीं सोता अब? तुम बोर हो गई हो शायद। बताएं क्या जवाब दूं मैं सबको? देखो सुधा, तुम बच्ची नहीं हो, कल को तुम्हारी भी शादी होनी है। मेरे बेटे से तुम्हारा इस कदर घुल मिल जाना तुम दोनों के लिए सही नहीं है। बेहतर है तुम उससे दूर ही रहो। वह अभी बच्चा है, प्यार से अभी बहल जाएगा, बाद में शायद ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। और आगे से मेरे सामने इस तरह से फ्रैंक होकर मत आना। लड़की हो, लड़की की तरह रहो। यहाँ और भी रहते हैं, रमन है, चाचा जी हैं। इस तरह तुम सबके सामने ऐसे रहोगी? रजत निगाहें इधर उधर करके बोल रहा था। सुधा को अपने हुलिये का एहसास हुआ तो वह शर्म से दोहरी हो गई। सो सॉरी, वो मैं ऐसे सो रही थी तो यूं ही। इट्स ओके, आगे से ख्याल रहे। और हाँ, वह जाते जाते फिर पलटा, अपने दिमाग को पढ़ाई की तरफ लगाओ, ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। रजत कहकर लंबे लंबे डग भरता चला गया। सुधा सोचों में घिरी अंदर आ गई। ये जाते जाते ऐसे कैसे बोलकर गए हैं? कहीं इनको मेरे दिल के हाल का पता तो नहीं चल गया? चलने दो, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। वह खुद से बातें करती हर्ष के पास लेट गई। क्या हुआ बच्चा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी? और आपके गाल पर ये क्या हुआ है? उसकी नजर उसके गाल पर गई तो वह एकदम उठ बैठी। वो मम्मा, पापा ने मुझे मारा, उसने मासूमियत से बताया। व्हाट? पापा ने आपको क्यों मारा? मम्मा, मैंने पापा से पूछा था कि सबके मम्मा पापा के साथ में सोते हैं, फिर मेरी मम्मा हमारे पास क्यों नहीं सोती है? उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी मम्मा नहीं हैं, मौसी हैं। ओह, सुधा की आंखें आंसुओं से भर गईं। नो बेटा, मैं आपकी मम्मा हूँ ना, सिर्फ मैं हूँ और आप मेरे सबसे अच्छे बेटे हैं। वह उसे साथ लगाकर अपने आंसू साफ करने लगी। रजत का ये व्यवहार सुधा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। सुबह उसने कॉलेज जॉब करने का सोचा था ताकि वह रजत से बात कर सके। सुधा किचन में आई तो बड़ी माँ नाश्ता बना रही थी। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं। वह फ्रिज खोलकर देखने लगी। और सारा? पता नहीं आंटी जी, शायद वो गई हो। मैं पराठा बना देती हूँ। नाश्ता सबने कर लिया है, सिर्फ रजत का नाश्ता बाकी है। उसके लिए ट्रे तैयार है। बेटा, तुम रजत को ये ट्रे दे आओ। रजत के नाम पर उसका दिल एक पल को धड़का था। फिर वह खुद को संभालते हुए ट्रे उठाकर ऊपर चली आई और बिना नॉक किए कमरे के अंदर आ गई। रजत सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। जी नाश्ता, उसने रजत से निगाहें हटाकर धीमी आवाज में कहा। तो रजत ने चौंक कर देखा और गुस्से से जबड़े भींच लिए। कल रात की बातें उसके दिमाग में फिर से शोर करने लगी थी। सुधा, तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया करते हैं? इस गलती के लिए माफी मांगते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे हम।
ट्रे रखो और जाओ यहाँ से। रजत ने अपने गुस्से को दबाकर उससे कहा, मुझे आपसे बात करनी है। सुधा ने हिम्मत करके कह ही दिया, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। रजत ने रूखे लहजे में कहा, क्या गलती हो गई मुझसे ऐसी जो आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं? काफी दिन से देख रही हूँ, हर्ष को भी मुझसे दूर कर रहे हैं आप। और रात उसे आपने मारा भी। बच्चा है वो, उसे नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं। इतनी समझ नहीं है उसे अभी। वो बच्चा है, तुम तो बच्ची नहीं हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम क्या कर रही हो। वह लाल आंखें लिए उसकी तरफ घूमा। आप क्या कह रहे हैं रजत जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह थोड़ा घबरा गई उसके गुस्से से। इतनी नादान नहीं हो जो मेरी बात तुम्हें समझ ना आए। और हाँ, अगर दोबारा मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा ना तुमने, तो हलक से जुबान खींच लूंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब उल्टा सीधा सोचते हुए, तुम्हारी बहन का पति हूं मैं, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है कि तुम। सुधा नासमझी की हालत में उसे आंखें फाड़े देखती रही। रजत ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक गहरी सांस ली। देखो सुधा, मेरी बातें अपने दिमाग में अच्छी तरह घुसा लेना। दोबारा मुझे ये सब रिपीट न करना पड़े। जो ख्वाब तुम अपनी आंखों में सजा रही हो, वो कभी हकीकत का रूप नहीं ले सकते। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम हर से दूर रहो, उसे अपनी आदत मत डालो। सुधा पत्थर की हो गई थी। अपना राज फांस होने पर कैसे इन्हें मेरे दिल का हाल पता लगा। वह हैरान थी। मैं हर से दूर नहीं रह सकती। आप यकीन करें या ना करें, ये सच है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मगर हर्ष में जान बसती है मेरी। उसे माँ बनकर पाला है मैंने। उसे मुझसे दूर मत कीजिए रजत जी, वो मुझसे अलग नहीं रह पाएगा। वह जैसे रो देने की हो गई थी। अपने बेटे का अच्छा बुरा मैं खुद सोच सकता हूँ। वो मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम प्लीज अब अपने पापा के घर लौट जाओ। रजत ने उसे प्यार से समझाया, आपकी जिम्मेदारी अब आपको कैसे याद आ गया? हर्ष आपकी जिम्मेदारी है। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी, तब आपका ये प्यार उमड़कर क्यों नहीं आया? अब आप उस पर अपना हक जताने आ पहुंचे हैं। कमाल है रजत जी। वह बिना डरे रजत के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी हद में रहो सुधा। रजत ने सुलगती निगाह उसकी तरफ उठाई। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हर्ष की आड़ लेकर जो खेल तुम खेल रही हो ना, उसका अंजाम बुरा होगा। ये कोई खेल नहीं है रजत जी। हर्ष में जान बसती है मेरी। हर्ष से मेरा लगाव कोई दिखावा नहीं है, और ना ही आपसे प्यार करना कोई खेल है। शर्म आती नहीं तुम्हें ये सब बोलते हुए? रजत ने कंधों से पकड़कर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा था। क्यों रजत जी, इसमें शर्म कैसी? प्यार करना कोई अपराध तो नहीं है ना? वह फिर से उसी अंदाज में बोली। देखो सुधा, आखिरी बार समझा रहा हूँ, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे बेटे की जिंदगी से। इस बार रजत गुस्से में दहाड़कर बोला था। सुधा की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया था। वह एकदम हाथ जोड़कर बोली, रजत जी, मैं आप दोनों से दूर नहीं रह सकती। भले ही आप मुझसे शादी ना करें, बस नाम अपना दे दीजिए। मेरे नाम के पीछे आपका सरनेम लगेगा, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। और यहीं घर के किसी कोने में पड़ा रहने दें हर्ष के साथ। मैं उब तक नहीं करूंगी, मगर मुझे मेरे बेटे से दूर मत कीजिए। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती सुधा? वह इस बार दहाड़ ही पड़ा था। कहा ना मेरे बेटे से दूर रहो। आपको भी समझ नहीं आ रहा रजत जी? हम आपसे ये नहीं कहते कि आप भी बदले में हमसे प्यार कीजिए। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमें हर्ष से दूर मत कीजिए। बस अपना नाम दे दीजिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। वह रोने लगी थी। सुधा दीवानी सी हो रही थी। सुधा, निकल जाओ अभी के अभी मेरे रूम से। शर्म नहीं आती तुम्हें? कम से कम मेरी और अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेती। रजत ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे तक ले आया। तुम्हारी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ रही है। बेहतर होगा मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊं, ताकि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तलाश करें और तुम्हें विदा करें। रजत बहुत ज्यादा सुलग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। वह इस लड़की का क्या कर दे? सुधा ने सुना तो तड़प कर रह गई। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं रजत जी। हम किसी और से शादी और हर्ष से दूरी का सोच भी नहीं सकते। वह रोते रोते उसके कदमों में बैठ गई, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। रजत एक पल को पथरा सा गया था उसके जुनून को देखकर। उसकी हालत पर रजत का दिल भी तड़प उठा था, मगर फिर किसी अनहोनी के डर से वह फिर से थोड़ी देर पहले वाला रजत बन गया। रजत ने सुधा को अपने कदमों से एक झटके से उठाया और उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। तुमसे जो हो सके कर लो, मगर कल सुबह तुम यहाँ से जा रही हो, समझी तुम? हम जी नहीं पाएंगे रजत जी। हम जहर खा लेंगे रजत जी, अगर आपने हमें यहाँ से भेजा। तड़ाक। सुधा के बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। रजत का मजबूत और फौलादी हाथ सुधा के गाल को लाल कर गया।
रजत ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर धकेल कर गेट बंद कर लिया। सुधा को इस सिचुएशन की उम्मीद नहीं थी। रजत के धक्के से वह औंधे मुंह गिर पड़ी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। वह झट से खड़ी हो गई और दरवाजा पीटने लगी। रजत जी प्लीज। सुधा बाहर खड़ी बार बार दरवाजे को पीट रही थी। उसे खुद होश नहीं था। वह बार बार रजत का नाम पुकारे जा रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। आप। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा और एकदम पथरा गई। सुधा, तुम ऐसे यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ और सोमी जी दोनों हैरान थे। रजत के कमरे के बाहर यूं ऐसे रोते देखकर समझ तो आ गया था उन्हें दोनों के रवैयों से। कुछ दिन से देख रहे थे, महसूस भी कर रहे थे, मगर बात ये होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। सुधा पत्थर की बनकर खड़ी हो गई थी। कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सोमी, सुधा को मेरे कमरे में लेकर आओ, दादी माँ ऑर्डर देती चली गई। सोमी ने धीरे से सुधा के कंधे पर हाथ रखा और आंखों से उसे चलने का इशारा किया। सुधा रोबोट की तरह सोमी के पीछे पीछे चली गई। दादी माँ के सामने उसे सब कुछ बताना पड़ा। वह रोते रोते सब बताती चली गई। हम सब सुनने के बाद दादी माँ ने सुधा की तरफ देखा, तभी सुधा ने भी उनकी तरफ देखा और एकदम डर के मारे आंखें बंद कर लीं। दादी माँ, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच में हर्ष से दूर। इतना बोलते ही सुधा की हिचकियां बंध गईं। सुधा डर गई थी। उसका दिल कांप रहा था। पता नहीं किस पल उसे दादी माँ यहाँ से जाने का फैसला सुना दे। दादी ने सुधा के सर पर हाथ रखा और बोली, मेरे रजत से शादी करोगी? दादी की बात सुनकर सुधा शॉक्ड रह गई। वह तो सोच रही थी कि दादी उसे अब घर से निकाल देंगी, मगर ये तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। दादी माँ आप। उसकी जुबान अटक रही थी। सुधा, बोलो ना, बनोगी मेरे रजत की दुल्हन और मेरे हर्ष की माँ? दादी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। सुधा एकदम दादी माँ के गले लग गई। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ओ भाई सुधा, अब तो तुम मेरी जेठानी बन जाओगी। सोमी जी ने हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सुधा की तरफ देखकर उसे छेड़ा और सुधा के चेहरे पर हजार रंग खिल गए। उसने तो सोचा भी नहीं था ये सब इतना आसान हो जाएगा। मगर रजत जी, वो तो हमें यहाँ से निकाल देंगे दादी माँ। उसकी आंखें फिर भर आई थीं। उस दुश्मन का सोचकर उसकी तुम चिंता मत करो सुधा। हर्ष के लिए तुमसे बेहतर कोई दूसरी माँ नहीं मिलेगी उसे। मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानता। दादी माँ की बातें सुनकर सुधा के चेहरे पर चमक आ गई थी और फिर समय का चक्कर ऐसा चला। रजत की ना हाँ में बदल गई, या यूं कह लीजिए कि अपने बेटे हर्ष के लिए उसने हथियार डाल दिए थे। सबके सामने मजबूर होकर उसे अपने बेटे हर्ष के लिए सुधा से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। पापा और बड़ी माँ की कसम देने, खुद की जान देने की धमकियों के आगे रजत राठौर हार गया और यूं सुधा बंसल मिसेज राठौर बन गई थी। वर्तमान रजत को ऑफिस में बैठे सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया था। रह रहकर उसे सुधा का चेहरा नजर आ रहा था। सुधा, तुमने ये सही नहीं किया। जिस मकसद से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। रजत ने सिगरेट की डिब्बी से एक और सिगरेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर डिब्बी खाली देखकर फिर से हाथ वापस खींच लिया। सुबह से वह सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। अपने अंदर के गुस्से को सिगरेट के धुएं के जरिए बाहर निकाल रहा था, मगर उसके अंदर की बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर वह अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। रजत सुस्त कदमों से चलता हुआ घर में दाखिल हुआ तो सामने दादी माँ, चाची और माँ नजर आई। रजत चुपचाप चलता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। दादी माँ ने जिस तरह उसकी नॉलेज में लाए बिना एक तरफा फैसला करके सुधा से उसकी शादी करवाई थी, वह उनसे नाराज ही था और दादी माँ उसकी नाराजगी अच्छी तरह से जानती थी। रजत। दादी माँ ने रजत को अपने कमरे की तरफ बढ़ते देखा तो आवाज लगाई, जी दादी। वह बिना मुड़े ही उनसे बोला, इधर आओ, कुछ बात करनी है। दादी माँ ने उसी साइड में बैठने का इशारा किया तो वह ना चाहते हुए भी बैठ गया। सुधा को कल थोड़ी शॉपिंग पर ले जाना। शादी ऐसे एकदम अचानक से करनी पड़ी, किसी को भी कुछ होश नहीं था। 8 दिन हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लगती सुधा। जब अपना पति पत्नी पर ध्यान देता है तभी उसका मन करता है सजने संवरने का, और फिर इस बहाने सुधा का मन भी थोड़ा सही हो जाएगा बाहर जाकर। दादी माँ शायद जानबूझकर उसे सुधा के साथ भेजना चाहती थीं। प्लीज दादी माँ, आप सबके फोर्स करने पर मैं शादी तो कर चुका हूँ, अब और क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे इन झंझटों से दूर ही रहने दे प्लीज। सारा के साथ चली जाएगी वह शॉपिंग के लिए। रजत की नाराजगी उसके शब्दों में जाहिर होने लगी थी। सारा से शादी नहीं हुई है उसकी, तुमसे हुई है। सुधा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना पड़ेगा, समझे? दादी माँ भी ऊंची आवाज में बोली, माँ जी, उसे खाना तो खा लेने दे पहले।
रजत की माँ अपनी सास से बोली तो जवाब रजत ने दिया, मुझे भूख नहीं है माँ, और आप सब मेरे लिए परेशान ना हो। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर रजत इधर उधर टहलने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा और जबड़े भींच लिए। जी वो चाय। सुधा ने नजरें नीचे करके कहा, इस चाय को मेरे सर पर डाल दो और चली जाओ यहाँ से। रजत झुंझलाकर बोला। सुधा डरकर पीछे हट गई, कहीं फिर से ये गुस्सा न दिखाने लग जाए। चाय रखे या न रखे, सुधा इसी कशमकश में थी कि रजत को अपनी ओर आता देखकर कदम पीछे हटाने लगी। पीछे हटते हुए वह दीवार से जा लगी। रजत उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था, इतना नजदीक कि सुधा को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसकी नजदीकी से उसने एक हाथ उसके साइड में रखा और दूसरे हाथ से उसके मुंह को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाकर कहा, रजत क्या चाहती हो तुम? वह लाल आंखें लिए गुर्राया था। जी वो मैं क्या? वह फिर से दबे शब्दों में गुस्से से बोला, देखो बहुत नौटंकी कर ली तुमने, अब और मैं तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या क्या फालतू की बातें मेरे घर वालों के कानों में डालती हो तुम? किस चीज की कमी है तुम्हें? जो मन करे वो करो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है। आप क्या कह रहे हैं रजत जी? मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। इतनी भी भोली नहीं हो तुम। वह फीकी सी हंसी हंस दिया। रजत ने अब दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रख दिए। वैसे अच्छा खेल खेला है तुमने। हर्ष को सीढ़ी बनाकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना तुम्हें इन सब में? मतलब पहले हर्ष को सेट किया, फिर दादी माँ को, फिर माँ को, फिर पापा को। इतना कुछ करने के बाद तुम मुझ तक आई हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? बहुत ही खुदगर्ज निकली सुधा तुम तो। सुधा उसके इल्जाम पर तड़प कर रह गई। बस बस कीजिए रजत जी। सुधा ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर एक ही झटके में उसे पीछे धक्का दे दिया। रजत उसके धक्के से 4 कदम पीछे हट गया। क्या खुदगर्जी दिखाई है मैंने? वह चीख पड़ी। अपनी आवाज नीची करो सुधा, वरना हलक से जुबान खींच लूंगा। क्यों, अपनी फिक्र हो रही है आपको? कहीं मेरी आवाज बाहर ना जाए और आप पर कोई उंगली ना उठा दे। बेफिक्र रहिए, आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, बार बार मुझे ये इल्जाम मत दीजिए कि मेरी ममता हर्ष के लिए दिखावा है। यहाँ यहाँ दुखता है जब आप हर्ष को लेकर मुझे इल्जाम देते हैं। वह अपने दिल के पास उंगली रखकर सिसक कर बोली थी, हाँ ये गलती है मेरी कि मैंने आपसे प्यार किया। प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता रजत जी, ये कहीं भी किसी से भी हो सकता है। प्यार कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम खुद ढूंढ लेते हैं, असल में प्यार हमें ढूंढ लेता है। प्यार कोई सोची समझी साजिश नहीं होती रजत जी। मुझे नहीं मालूम कब आप मेरे दिल में बस गए। बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, मगर ये नादान दिल समझा ही नहीं। सुधा की आंखें आंसुओं से लबालब भर चुकी थीं। अब बस बहुत हुआ, आज के बाद मैं आपकी तरफ देखूंगी भी नहीं। उसने हथेली से अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, अब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, मगर आप भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। नहीं मुझे हर्ष को लेकर हर्ट करेंगे, समझे आप? मुझे सिर्फ हर्ष से प्यार है। माँ बनकर पाला है मैंने उसे। मेरी ममता में कोई खोट नहीं। आगे से मेरी ममता पर इतने घटिया इल्जाम मत लगाइएगा। रजत दम साधे उसके चेहरे को ताक रहा था। आज पहली बार वो इस कदर गुस्से में भड़कते हुए लाल चेहरे को देख रहा था। आपसे प्यार करके मैंने कोई अपराध नहीं किया जो आप मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। वह बोलते बोलते हाँफने लगी थी। मैंने कभी आपको पाने की ख्वाहिश नहीं की रजत जी, सिर्फ खामोशी से आपको चाहा है। हाँ, अपने नाम के साथ आपके नाम की ख्वाहिश जरूर की थी, ताकि मुझे कोई हर्ष से दूर ना कर सके। बस यही गलती है मेरी, और अगर आप मुझे उस दिन मजबूर ना करते तो शायद कभी मैं आपसे इजहार भी ना कर पाती। खामोश मोहब्बत किए जाती आपसे, मगर आप कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाएंगे, मेरी ममता को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वह सिसकियां लेकर बोलती जा रही थी। जाइए, अब आप खुश रहिए। सुधा आपको कभी परेशान नहीं करेगी। घर वालों को मैं खुद संभाल लूंगी। जैसे अलग कमरे में रहने के लिए सबको तैयार किया था, ऐसे ही हर बात में खुद को दोषी ठहरा दूंगी मैं। आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। वह अपने आंसू साफ करती रजत को हक्का बक्का छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। सारा दिन वह अपने गम का मातम करती रही। रात तक उसे तेज बुखार हो गया। उसे ये दुख नहीं था कि उसने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। उसे ये दुख था कि उसने नफरत से उसे धुतकार दिया था। किस अपराध की सजा मिल रही थी उसे जो उसने किया ही नहीं था। वह उदास सी थी। खाने के बाद कमरे में बंद हुई तो सारी रात भट्टी की तरह सुलगती रही। हर्ष उसके पास बिस्तर पर सोया हुआ था, मगर उसे कोई चैन, कोई करार ना था। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, उसके होश खोते जा रहे थे। सुबह तक वह बेजान सी हो गई थी। हर्ष को स्कूल जाना था।
उसकी खातिर बिस्तर से उठी थी। हर्ष उससे ही तैयार होता था, किसी से एक गिलास पानी तक नहीं पीता था। वो हर्ष को मुश्किल से तैयार करके कमरे के बाहर भेजकर वह दोबारा बिस्तर पर लेट गई। बुखार की गर्मी से सर चकरा रहा था। खामोशी से कंबल सर तक तान लिया तो थोड़ी देर बाद सारा ने आकर उससे कॉलेज के लिए पूछा। उसने सर दर्द का कहकर उसे वापस भेज दिया। रजत तैयार होकर नीचे आया तो माँ ने ट्रे तैयार कर रखी थी। पापा अखबार देख रहे थे। वह लेट ऑफिस जाते थे। रजत ने उनके साथ वाली कुर्सी संभाल ली। दूसरी तरफ दादी माँ बैठी थी और दादी माँ के सामने सारा जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी क्योंकि उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी। आराम से खाओ सारा, क्या बच्चों के जैसे जल्दी जल्दी खा रही हो? माँ ने उसे ऐसे खाते देखा तो टोक दिया। कॉलेज के लिए देर हो रही है माँ। मिस पंकज लेट आने पर बहुत बुरा डांटती हैं। आज सुधा ने कॉलेज नहीं जाना क्या? दादी माँ को सुधा का ख्याल आया तो उन्होंने सारा से पूछा। नहीं दादी माँ, उसके सर में दर्द है, वो आज नहीं जाएगी कॉलेज। सारा की बात से वह एकदम पहलू बदल कर रह गया और अपना नाश्ता खत्म करने लगा। जिम्मेदारी भी तो बहुत उठा ली है उस बच्ची ने, थक जाती है बेचारी। जरा जरा से काम के लिए हर्ष उसको दौड़ाता रहता है। और फिर कल उसकी माँ की बरसी भी थी, थोड़ी दुखी भी थी वो। आराम कर लेगी आज। दादी माँ की आखिरी बात से रजत का नाश्ता करता हाथ रुक गया। वह नाश्ता बीच में ही छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस आकर भी उसे चैन नहीं था। एक अजीब सी बेकली उसके मन को कचोट रही थी। टेबल पर फाइल खुली पड़ी थी और वह कहीं और ही निगाहें जमाए बैठा था। तभी उसकी सेक्रेटरी ने आकर उससे बोला, सर आज मिस्टर सैनी के साथ मीटिंग है आपकी, आप बताइए फिक्स टाइम क्या रखें? सर, सेक्रेटरी ने रजत को गुमसुम बैठे देखकर एक बार फिर से आवाज दी। हम। रजत एकदम से हड़बड़ा सा गया था। क्या हुआ रोजी? सर, मिस्टर सैनी के साथ मीटिंग टाइम क्या रखें, आप बता दीजिए, फिर मिस्टर सैनी को इन्फॉर्म करना है। रोजी उनसे कहना मीटिंग कल होगी। वह पेपर वेट घुमाता हुआ बोला। जी सर। रोजी हैरानी से कहकर चली गई। रजत ने अपने बालों में उंगलियां फेरी और मोबाइल निकाल कर देखा तो घर से इतनी मिस कॉल देखकर वह चौंक गया। वह एकदम कॉल बैक करता है मगर कोई रिसीव नहीं करता तो वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर समा जाती है। रजत ने मोबाइल जेब में डाला और गाड़ी की चाबी उठाता हुआ बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर भी वह बार बार घर का नंबर डायल कर रहा था मगर कोई आंसर नहीं कर रहा था। उसने एक बार और ट्राई किया। इस बार कॉल पिक कर ली गई। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया और तेजी से बोला, हेलो रमन, घर पे सब ठीक है ना? कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा, कब से नंबर लगा रहा हूँ भाई। वो सुधा। क्या सुधा? क्या हुआ उसे? रजत ने बेताबी से पूछा। उसे बहुत तेज बुखार था, मैं भी घर पर नहीं था और आपने भी कॉल पिक नहीं की। दादी माँ परेशान होकर आपके पास कॉल कर रही थी। रमन, सुधा कहाँ है, कैसी है अब? रजत ने रमन की बात बीच में ही काट कर बेचैनी से पूछा। भाई वो बेहोश थी, अभी होश आया है उसे, अब वो खतरे से बाहर है। सुधा का बीपी बहुत सूट कर गया था, अगर टाइम से हम लेकर नहीं जाते तो। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? रजत ने रमन की बात काटकर पूछा। यहीं पास के ही सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रजत ने जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ी। 20 मिनट में वह हॉस्पिटल में पहुंच गया था। रमन, माँ, दादी माँ, पापा और हर्ष सब बेंच पर बैठे थे। रजत को देखकर सब उठकर खड़े हुए। पापा। हर्ष भागता हुआ रजत के पास आया। रजत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और दादी माँ से पूछा, सुधा कैसी है? सुधा ठीक है बेटा। पापा ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देकर बोले, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, सोमी बहू उसके पास है। हम सब भी बस घर के लिए निकल रहे थे। पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। हर्ष ने रजत से कहा, बेटा आप दादू के साथ घर जाओ, आपकी मम्मा को लेकर हम घर ही आते हैं, आप वहीं मिल लेना। नहीं पापा, मुझे अभी मम्मा से मिलना है। रजत, ले जाओ बेटा अंदर उसे, पापा ने कहा तो रजत उसे लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। बाकी सभी पीछे पीछे आ गए। सबके जाते ही सोमी उठ खड़ी हुई। अब कैसी तबीयत है इसकी? रजत ने पूछा तो सोमी ने जवाब दिया, जी वो सुधा सो रही है अभी, पहले से बेहतर है बहुत। तभी सुधा कसमसाई और धीरे धीरे से आंखें खोली तो सबको सामने देखकर उठने की कोशिश करने लगी। इतने तेज बुखार में उसका शरीर अकड़ चुका था। सोमी ने उसे सहारा देकर बैठाया। रजत की निगाह उसके पीले पड़े चेहरे पर ही थी। रजत को एकदम किसी गिल्टी का एहसास हुआ। सुधा ने भी उस तरफ देखा तो रजत को अपनी ओर देखते पाया। दोनों की निगाह टकराई। सुधा ने एकदम अपनी निगाह हटा ली। अब कैसी है मेरी बच्ची? दादी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। सुधा सबको अपने लिए चिंतित देखकर शर्मिंदा हो उठी। ठीक हूँ दादी, आप सब चिंता मत कीजिए,
मम्मा क्या हुआ आपको? नन्हा हर्ष उसके गाल को छूकर बोला तो सब उसकी मासूमियत देखने लगे। कुछ नहीं मम्मा की जान, मम्मा बिल्कुल ठीक है। वह भी प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, अच्छा आप सब चलिए घर, यहाँ रजत भाई रुक जाएंगे, शाम तक सुधा डिस्चार्ज हो जाएगी। सोमी ने जानबूझकर सबको जाने के लिए कहा और खुद भी उठ खड़ी हुई। चलो हर्ष बेटा। नो चाची, मैं मम्मा के पास रहूंगा। नहीं बेटे, आपको स्कूल वर्क करना है। चिंकी आपके बिना होमवर्क नहीं करती ना, तो आप चाहते हो कि चिंकी को स्कूल में मार पड़े? नहीं चाची, हर्ष जल्दी से बोला। तो फिर जाइए आप सबके साथ। सुधा ने उसको हक करके बोला, बेटा तुम सुधा के पास रहो और उसका अच्छे से ख्याल रखना। दादी माँ ने उठते हुए कहा, नहीं दादी माँ, इन्हें परेशान मत कीजिए, आप सब जाइए, मेरे पास माँ जी रहेंगी। सुधा ने रजत की तरफ देखे बिना दादी माँ से कहा। रजत उसके चेहरे पर नजरें जमाए देखता रहा। वह जानता था सुधा नहीं चाहती कि वह यहाँ रुके। रमन। सब जाने लगे तो रजत ने रमन को आवाज दी, जी भाई। रमन जाते जाते पलट गया, माँ को भी साथ लेकर जाना, मैं हूँ यहाँ, रजत ने सपाट अंदाज में कहा और बाहर निकल गया। सुधा उसकी पीठ देखती रह गई। रमन सबको अपनी गाड़ी में घर ले गया और रजत डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर निकल आया था। रजत डॉक्टर से बात करके सुधा के रूम में आ गया। सुधा रजत को आते देख अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। रजत उसकी ये हरकत देख चुका था। कैसी तबीयत है अब? रजत ने साइड से चेयर पर बैठते हुए पूछा। सुधा चुप रही, उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। सुधा। रजत ने फिर से पुकारा, मैं जानता हूँ तुम जगी हुई हो, जिंदा हूँ मैं, मरी नहीं हूँ अभी। ना चाहते हुए भी सुधा का लहजा तीखा हो गया था। सुधा, आई एम सॉरी, रजत ने धीरे से बोला। आप अपना ये सॉरी अपने पास रखिए मिस्टर रजत राठौर, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके सॉरी की। रजत ने दवाई का लिफाफा उठाया और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर सुधा की तरफ बढ़ा दिया। सुधा, दवाई ले लो। रजत ने उसे गिलास पकड़ाया, मैं खुद से ले लूंगी दवाई, आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब दिखावा करने की, और वैसे भी यहाँ कोई नहीं है जिसकी वजह से आपको ये सब दिखावा करना पड़े। वह चटक कर बोली। रजत कुछ नहीं बोला, चुपचाप उसकी तरफ दवाई बढ़ा दी। सुधा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथों से ही दवाई खानी है तो पहले ही बता देती। रजत को खड़े होते देख वह एकदम सटपटा गई। नहीं, लाइए दीजिए। सुधा ने दवाई और गिलास थाम लिया। रजत के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आकर रुक गई, जिसे उसने छुपा लिया। हॉस्पिटल से आए उसे 1 हफ्ता हो गया था। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी, मगर अब वह चुप चुप रहने लगी थी। सबके साथ बातें करती थी, हर्ष के साथ खेलती भी थी, मगर रजत के सामने आते ही अपना रास्ता बदल लेती थी। रजत को उसकी चुप्पी महसूस हो रही थी। जाने अनजाने में रजत उसके साथ गलत कर चुका था। इसका एहसास रजत को भी होने लगा था। जब भी रजत ऑफिस से आता वह उसके सामने से हट जाती थी, पहले की तरह उसके आगे पीछे नहीं घूमती थी, जिसका एहसास रजत को भी बखूबी हो रहा था। कहीं न कहीं रजत को सुधा का इग्नोर करना खलने लगा था। सुधा ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि रजत का होना ना होना उसके लिए बराबर रह गया था। वह उससे प्यार जरूर करती थी। उसने सोच लिया था कि अब वह रजत को खुद को जलील करने का मौका नहीं देगी। हर्ष की जिम्मेदारी अब भी वह पूरी तरह से निभाती थी, मगर रजत को इग्नोर करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहाँ भी रजत के होने का शक होता था वह वहां से निकल जाती थी। रजत ने उसे बुरी तरह से नफरत से धिक्कारा था। वह तकलीफ कम ही नहीं हो पा रही थी। रह रहकर उसे वह बातें याद आ रही थी, जिन बातों से रजत ने उसके दिल को छलनी किया था। उसका कोई कसूर न होने पर भी उस पर इल्जामों की बरसात की गई थी, उसकी ममता पर वार किया था। सुधा कुछ भी नहीं भूल पा रही थी। इसी उधेड़बुन में वह दादी माँ से इजाजत लेकर अपने पापा के घर चली आई। दादी माँ को भी लगा कुछ दिन अपने बाप के घर रहेगी तो मन खुश हो जाएगा, इसलिए उसे जाने की इजाजत दे दी और वह अपने पापा के पास कुछ दिनों के लिए आ गई। यहाँ सौतेली माँ के अलावा उसके भाई बहन भी थे, उनसे अच्छी दोस्ती थी उसकी, इसलिए उसे यहाँ आकर बोरियत महसूस नहीं होती थी। शाम को रजत ऑफिस से आया तो काफी थका हुआ सा था। आते ही सोफे पर ढेर हो गया। क्या हुआ रजत बेटे, ठीक तो हो ना? माँ ने उसे ऐसे लेटे देखकर पूछा। कुछ नहीं माँ, थोड़ा सर दर्द है बस, पेन किलर लूंगा तो सही हो जाएगा। माँ, आप मेरे रूम में 1 कप चाय भिजवा दीजिए, वह कहकर उठ गया। ठीक है बेटा, मैं सुधा से कहती हूँ चाय के लिए। वह सुधा को आवाज देते देते रुक गई। धत, इस सुधा ने भी इतनी आदत खराब कर दी है मेरी, हर वक्त उसी का ख्याल आता है। ये भी याद नहीं रहा कि वह यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है मतलब कहाँ गई वह?
रजत ने चोर नजरों से माँ की तरफ देखकर पूछा, क्यों तुम्हें नहीं पता? वो अपने पापा के पास गई है 1-2 दिन के लिए। उसने तो बोला था कि तुम्हें बता दिया है। रजत एकदम से हड़बड़ा गया। अगले ही पल संभल कर बोला, हाँ वो बताया था उसने, मेरे माइंड से निकल गया था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं सोमी को कहती हूँ चाय बना लेगी। जी। वह कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तो तुम गुस्से में गई हो? ओके जाओ। वह ख्यालों में ही उससे बोल रहा था, मगर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वह कहीं भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके गुस्से से, उसकी नाराजगी से। रजित बड़बड़ाए जा रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मुड़कर देखा तो सोमी चाय लिए खड़ी थी। रजत भाई आपकी चाय। हम रख दो उधर। उसने टेबल की तरफ इशारा किया। सोमी चाय रखकर चली गई। उसने जैसे ही चाय का घूंट भरा, कप ऐसे के ऐसे ही वापस रख दिया। चाय बहुत ही अजीब थी। एकदम ही उसे सुधा के हाथ की चाय याद आ गई। हर रोज सुधा ही उसके लिए चाय बनाया करती थी। उसे उसकी बनाई चाय के टेस्ट की आदत लग चुकी थी शायद। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं उसके बारे में आज इतना सोच रहा हूँ? वह अपने इस अनजाने ख्याल को झटक कर वॉशरूम में चला गया। सुधा को घर गए आज 4 दिन ही हुए थे और इन 4 दिनों में रजत की हालत अजीब हो रही थी। पहले घर में आते ही उसे सुधा दिखाई देती थी और अब सन्नाटा सा दिखाई देता था। इन 4 दिनों में रजत को उसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। उसका कमरा खुद वही साफ किया करती थी, हर चीज टाइम पर मिला करती थी और अब उसका कमरा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है उसके जाने से? मैं ही तो चाहता था वो यहाँ से चली जाए, और अगर अब वह यहाँ से जा चुकी है तो क्यों उसकी कमी मुझे खल रही है? क्यों हर जगह मेरी आंखें उसे देखने की ख्वाहिशमंद हैं? क्यों दिल में अनकहे जज्बात उठ रहे हैं जिन्हें डपटकर वह खामोश करने की कोशिश में था? कहीं मैं न न नहीं, ये नहीं हो सकता। रजत सुधा के बारे में ही सोच रहा था कि तभी हर्ष की आवाज से उसका ध्यान हटा। पापा। हर्ष भागता हुआ उसके पास आया। हाँ बेटे बोलो, क्या बात है? उसने अपने दिल को काबू किया और हर्ष को अपनी गोद में उठा लिया। पहले आप प्रॉमिस करो, आप गुस्सा तो नहीं होगे ना पहले की तरह? रजत नासमझी से उसे देखने लगा। ओके नहीं होऊंगा। अब बोलो क्या बात है? पापा मम्मा की याद आ रही है, मम्मा को लेने चलते हैं ना? पापा। उसने मासूमियत से कहा कि रजत उसे देखता रह गया। ओह सुधा, तुमने सबको अपनी इतनी लत लगा दी है और खुद अपने घर जाकर बैठ गई हो। वह मन ही मन सुधा से बात कर रहा था। क्या हुआ पापा? आप गुस्सा हैं मम्मा के बारे में बात करने से? हर्ष एकदम से डर गया। सॉरी पापा, आपको मम्मा अच्छी नहीं लगती ना, तो मैं दोबारा नहीं कहूँगा। मम्मा ने कहा था वो 1 हफ्ते में आ जाएंगी, तब तक मैं आपके साथ रहूं और आपको जरा भी परेशान ना करूं। वह जल्दी जल्दी बोला। रजत को एकदम वही बात याद आ गई जब रजत ने हर्ष की जिद पर उसे थप्पड़ मारा था। हर्ष रजत को चुप देखकर यही समझा कि उन्हें सुधा के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। चलिए अब आप आराम कीजिए और आपकी मम्मा को लेने हम कल चलेंगे। सच्ची पापा? हर्ष एकदम से खुश हो गया था। आई लव यू पापा। लव यू टू माई सन। रजत ने उसे गले से लगा लिया। पापा मम्मा से बात करने का मन हो रहा है, उनसे एक बार बात तो कर सकता हूँ ना? हर्ष ने अलग होते हुए कहा तो रजत इनकार ना कर सका और अपना सेल फोन जेब से निकाल लिया। मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है, मिल जाए तो बंदा जन्नत में होता है और ना मिले तो ताउम्र जिल्लत में। खुद की नज़र में खुद को नाकाम देखते हुए जिंदगी गुजारना, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है जिंदगी में? सुधा खुद को नॉर्मल करने का चाह रही थी, इसलिए इधर आ गई। इधर आकर बहन भाइयों में उलझकर वह खुद को संभालने की कोशिश में थी, मगर फिर भी नाकाम होती ही जाती थी। धम से रजत और हर्ष का चेहरा उसकी आंखों में आ जाता था। हर्ष उसके बगैर कैसे रह रहा होगा? रात को किसके पास सोता होगा? हर्ष से तो दिन में कई बार बात कर लिया करती थी, मगर उस दुश्मने जां की आवाज को भी तरस गई थी। भले ही उसने मुझे नहीं अपनाया, मगर मेरे तो अंतर मन में बह बसा है, हर सांस में शामिल है वो। यहाँ दिल बेचैन हुआ जा रहा है और उधर हाल चाल पूछने का भी ख्याल नहीं आया। वह चुपचाप लेटी आंसू बहा रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। उसने बेध्यानी में फोन कान से लगा लिया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज पर वह एकदम पत्थर की हो गई। आंखें बरसने को बेताब हो गईं। जब दिलकश भरी आवाज सुधा के कानों में अमृत घोल गई, वह उठकर बैठ गई। आप? सुधा ने एकदम अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर हाथ रख लिया। कैसी हो? रजत ने धीरे से पूछा। मिल गई आपको फुर्सत ये पूछने की? ना चाहते हुए भी सिकवा उसकी जुबान पर आ ही गया। क्या तुम्हें इंतजार था मेरे फोन करने का? रजत अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला तो वह गड़बड़ा गई। हर्ष कैसा है? ठीक है ना वह? सुधा ने बात बदल दी।
हम ठीक है, तुम्हारी याद आ रही है, बोल रहा था मम्मा के पास जाना है। अच्छा तो इसलिए फोन किया है। उसका दिल बेवजह ही खुशफहमी में घिर गया था। नहीं सुधा, वो हर्ष को फोन दीजिए। रजत कुछ कहना चाहता था मगर सुधा ने उसकी बात बीच में ही काट दी और अपने बहते आंसुओं को साफ किया। हम लो बात कर लो। रजत ने हर्ष को फोन दे दिया। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? हर्ष ने बेताबी से पूछा। रजत हर्ष को सुधा से बात करते उसके चेहरे पर आए खुशी के रंग देख रहा था। सुधा ने इतना प्यार दिया इसे, शायद इसकी सगी माँ होती तो भी ना कर पाती। और मैंने क्या किया उसके साथ? दुख, दर्द, बेइज्जती, इसके सिवा क्या दिया मैंने उसे? उसके एहसान का बदला भी चुकाना चाहूं तो भी शायद चुका ना पाऊं। रजत खुद को शर्मिंदगी की खाई में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। रजत अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसे पता भी नहीं चला कि कब हर्ष ने उसे फोन लाकर हाथ में दे दिया। पापा बोलिए तो। हर्ष के कई बार आवाज देने पर भी रजत ने नहीं सुना तो हर्ष ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। तब जाकर वह होश की दुनिया में वापस आया और फोन कान से लगा लिया। हम रजत अपनी सोच को पीछे धकेल कर सुधा से बोला, सुधा रेडी रहना, मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें लेने। सुधा हैरान सी उसके नम्र आवाज को महसूस कर रही थी। नहीं, आप रहने दीजिए मम, मैं खुद आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। सुधा ने अपने दिल को मुश्किल से संभाल कर बोला। दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो और यहाँ रहे, मगर रजत की नफरत सहना उसके बस में नहीं था। सुधा के अंदर उदासियों के बादल उमड़ रहे थे। सुधा नाराज हो? रजत ने हर्ष को बाहर जाते देख सुधा से पूछा तो सुधा उसका ये अंदाज देखकर चुप रह गई। ये इंसान हालचाल तो पूछना दूर, नजर भरकर देखने की भी तकलीफ नहीं उठाता था और आज उसकी नाराजगी की परवाह कर रहा था। आपको क्या फर्क पड़ता है रजत जी? और हमारे बीच ऐसा रिश्ता ही क्या है जिसके बिना पर मैं आपसे नाराज होने लगी? सुधा ने अपने दिल की तड़प को शांत करने की नाकाम सी कोशिश की। रिश्ता है, बहुत ही मजबूत रिश्ता है। रजत ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। तुम्हें खबर नहीं सुधा, तुमने इस दिल से कितना मजबूत रिश्ता जोड़ लिया है जिसे ना चाहते हुए भी मैं स्वीकारने पर मजबूर हो गया हूँ। मेरे अंदर की तोड़ फोड़ इस बात का सबूत है कि मैं रजत राठौर एक छोटी सी लड़की से दिल हार गया। रही सही कसर तुम्हारी इन 4-5 दिन की दूरियों ने पूरी कर दी। मैं हार गया हूँ सुधा तुमसे, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी ममता से। मेरा दिल अब तुम्हें हर तरफ देखने की चाह करता है। वह कहना चाहता था ये सब मगर कह नहीं पाया। समझौते का रिश्ता कहें रजत जी, जिसे ना चाहते हुए भी आपको जोड़ना पड़ा। भूली नहीं हूँ कुछ भी रजत जी। सुधा के आंसू टप टप गिरने लगे थे जिन्हें उसने बेदर्दी से रगड़ डाला। मैं आपके रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगी रजत जी। सुधा, मैं उस समय गुस्से में था। मैं रजत जी प्लीज। सुधा ने सिसकी भरी। सुधा प्लीज मत रो। वह बेचैन हो उठा। मेरी किस्मत में ही रोना लिखा है रजत जी। मेरा दिल मेरे बस में नहीं था। अगर पता होता यूं रुसवा होगा दिल तो कभी भी ऐसे दिल न लगाती। सुधा फूट फूट कर रो दी और फोन काट दिया। दूसरी तरफ रजत उसके यूं रोने से तड़प उठा। उसका इरादा उसे तकलीफ देने का नहीं था। वह तो बताना चाहता था कि उसके प्यार ने उस रूखे फीके इंसान के अंदर एक नई उमंग पैदा कर दी है। उसके प्यार ने ही रजत राठौर को सर से पैर तक बदल डाला है। कुछ सोचकर रजत गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। आधे घंटे में वह बंसल अंकल के घर पहुंच चुका था। सामने ही बंसल अंकल बैठे थे। वह थोड़ी देर उनके पास बैठा और फिर उनसे सुधा का पूछा। अंकल, सुधा कहाँ है? उसे लेने आया था। वो हर्ष का मन नहीं लग रहा सुधा के बिना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुधा कमरे में है बेटा, अभी बुलाता हूँ, तुम बैठो। वह कहकर उठने लगे तो रजत ने उन्हें रोक दिया। आप रहने दीजिए अंकल, मैं देखता हूँ, कहकर उसके रूम की तरफ बढ़ गया। रजत ने जैसे ही दरवाजे के हैंडल को पकड़ा उसका दिल धक धक करने लगा। उसने धड़कते दिल को काबू किया और धीरे से दरवाजे को धकेला और अंदर चला गया। सामने ही बेड पर वह आड़ी तिरछी लेटी हुई थी, शायद अब भी रो रही थी। रजत आकर उसके थोड़े से फासले पर बैठ गया। सुधा को पता नहीं चला। सुधा बस करो, कितना रोगी, उसकी वजह से वह कितना रो चुकी है। रजत शर्मिंदगी से बोला। सुधा रजत की आवाज अपने सामने इतना करीब सुनकर एक झटके में उठ बैठी। आप यहाँ कैसे? उसे अंदाजा नहीं था कि रजत यहाँ ऐसे आ जाएगा। जल्दी से उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बेड से उठ खड़ी हुई। रजत ने उसका इरादा भांप लिया था, इसलिए जल्दी से उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा लिया। हाथ छोड़िए रजत जी, उसने जैसे रिक्वेस्ट की थी। हाथ छुड़ाने के लिए ही मेरा हाथ थामा था तुमने। तुम तो इश्क के बड़े बड़े दावे किया करती थी, फिर अब क्या हुआ? रजत जी प्लीज, ये सब ड्रामा बंद कीजिए, तकलीफ होती है।
आपके कौन से रूप को मैं सच मानूं? वो जो शादी की रात को था, या वो जिस रात आपने मुझे अपने रूम से जलील करके बाहर निकाला, ये जो अब आप धारण किए हुए हैं? सुधा, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, मगर ये हकीकत है, ये कोई ड्रामा नहीं है। मैंने तुम्हें इतना सताया, इतनी तकलीफ दी। मैं तुम्हारे सामने हारना नहीं चाहता था। मैं तुमसे उम्र में बड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो। मेरा मानना ये था कि लाइफ पार्टनर हमउम्र हो तो रिश्ते में बैलेंस बना रहता है, तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। मुझे लगा तुम मेरी तरफ सिर्फ जज्बात में आकर आकर्षित हुई हो। सकता है बाद में जज्बात का जोर कम हो और तुम्हें एहसास हो कि तुम गलती पर थीं, तो बाद में पछताने से बेहतर था कि तुम अभी से कुछ सोचती। जिंदगी जज्बात के सहारे गुजरने वाली नहीं है। जिस तरह से तुमने मेरे बेटे को संभाला, मेरे पूरे घर को संभाला, मैं इसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ, और इस एहसान का बदला मैं ऐसे चुकाना नहीं चाहता था। तुम एक मैरिड आदमी डिजर्व नहीं करती। तुम मासूम सी गुड़िया सी थी। तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा मिल जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खुद को कठोर कर लिया था। मैं जितनी कठोरता का दिखावा कर रहा था, तुम उतनी ही मेरे प्यार में डूबती जा रही थी। मैं डर गया था, तुमसे नहीं खुद से। मुझे अपने अंदर तोड़ फोड़ होती महसूस हो रही थी। तुम्हारे लिए मैं कमजोर पड़ रहा था। मुझे तुम्हारी आदत पड़ती जा रही थी। तुम्हारे हाथ के बने खाने की, तुम्हारे हाथ की चाय की लत, हर समय तुम मेरे एहसासों पर कब्जा जमाए जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बार बार कड़वे शब्द बोले, तुम्हें नफरत से धुतकारा ताकि तुम पीछे हट जाओ। हर्ष को देखता था तो एहसास होता था कि वह तुमसे कितना अटैच हो चुका है। तुम्हारी शादी के बाद हर्ष कैसे रह पाएगा, इसलिए तुम्हें हर्ष से दूर रहने की बात किया करता था। हर्ष तुम्हारे पास रहने की जिद करता था और हर बार मेरा गुस्सा तुम पर निकलता था। मैं हारना नहीं चाहता था, मगर हार रहा था। तुम्हारे यहाँ आने के बाद अगले दिन ही मुझे तुम्हारी अहमियत का पता लगा। हर तरफ लगता कि अब तुम इस कमरे से निकलोगी, किचन से आओगी, मगर निगाहें मायूस लौट कर आती थीं। और जब तुम्हारी ये 5 दिन की दूरी ने मुझे चारों खाने चित्त कर दिया, मेरा दिल तुम्हारी चाह करने लगा। घर में तुम्हारे बिना सन्नाटा छाया रहता है। सुधा, मैं आज दिल से मानता हूँ, मैं तुम्हें दिल की तमाम गहराइयों से चाहने लगा हूँ। तुमने मेरे अंदर प्यार की कोपल फूंक दी। वह पत्थर की तरह बुत बनी सुन रही थी। वह सोच रही थी, क्या ये इंसान वाकई सच कह रहा है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? कहीं ये सपना टूट न जाए। ये कोई सपना नहीं है सुधा। वह जैसे उसके दिल की आवाज को सुन लिया था। क्या अब भी नहीं मानोगी मैं हार गया हूँ, एक छोटी सी लड़की के आगे जो मुझसे उम्र में छोटी है? तुम्हारे प्यार और हर्ष के लिए, तुम्हारी ममता के सामने मैंने घुटने टेक दिए हैं। अब बोलो सुधा, मुझ जैसा अकड़ू इंसान स्वीकार है तुम्हें? मेरी सारी गलतियों को भूलकर मेरी अर्धांगिनी बनोगी? रजत उसके दोनों हाथ पकड़े उसे सवाल किए जा रहा था। सुधा की आंखों से आंसू बहते चले गए। वह सर झुका गई। बस अब नहीं रोना, बहुत रुलाया है मैंने तुम्हें। अब सारी गलतियों की भरपाई करूंगा। बड़े ही दिलकश अंदाज में सुधा के कानों में रस घोल रहा था। अब जल्दी से घर चलो, ताकि अब मैं जल्दी से हर्ष की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तुम, मैं, हर्ष एक ही कमरे में रहें, और ये तुम्हारे लाडले बेटे की ख्वाहिश है। हर्ष भी बहुत बेचैन है तुम्हारे बिना, और हर्ष का बाप भी। सुधा का अब भी बुरा हाल था। सुधा सब कुछ समझ के भी ना समझ रही थी। उसकी हैरानी देखकर रजत के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। रजत ने उसे यकीन दिलाने के लिए उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में लिया तो वह चौंक गई, जैसे एकदम सपने से जागी हो। ये सपना नहीं, हकीकत थी। जख्म देने वाला मेहरबान हो गया था। वह रजत की इतनी इतनी नजदीकी पर सुधा शर्म से धोरी हो गई। दिल धक धक करने लगा। सारी सूरत हाल समझ में आ गई तो चेहरा गुलनार होता चला गया। रजत ने दिलचस्पी से उसका ये रूप देखा। ये रूप भी पागल कर देने वाला था। सुधा शर्म के मारे निगाहें झुका गई। अब मैं 1 मिनट भी नहीं रहने वाला तुम्हारे बिना। रजत उसके कान के पास मुंह करके बोला। सुधा एकदम उसके चौड़े सीने में मुंह छुपा गई। रजत ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। अब चले मिसेज राठौर, ये यही सब कुछ? रजत जी प्लीज। सुधा एकदम उससे अलग हुई। रजत उसे घर लेकर चल दिया। सुधा ने घर वापस आकर फिर से पूरे घर को संभाल लिया था। सब खुश थे रजत के बदले हुए बर्ताव को देखकर। सुधा अब हर्ष के कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी, या यूं कह लीजिए कि रजत जबरदस्ती उसे अपने रूम में ले आया था। उसी ने उसे अपने रूम से बाहर किया था, और आज वही खुद उसे अपनी बाहों में लेकर आया था। सुधा बहुत खुश थी। उसने जो चाहा पा लिया था। उसका प्यार उसके पास था, उसके साथ था। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती थी। रात को सुधा किचन का काम निपटाकर रूम में आई तो हर्ष सो चुका था, और रजत को जागते पाया।
आप अभी तक सोए नहीं? सुधा ने रूम में आकर खुद को नॉर्मल करने के लिए पूछा। आज सोने को नहीं, जागने को दिल चाह रहा है। रजत ने उसकी आंखों में झांका। रजत का नशीला अंदाज सुधा की पलकों को कपकपा गया। जागकर क्या पहरा देंगे? अच्छा, नींद नहीं आ रही तो आप जागते रहिए, मुझे नींद आ रही है। वह साइड से तकिया उठाने लगी तो रजत ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामकर अपनी तरफ खींच लिया और उसका होश रुबा सरापा रजत की बाहों की गिरफ्त में आ गया। आज सोने का मूड नहीं है। क्या कर रहे हैं रजत जी? हर्ष उठ जाएगा, छोड़िए। वह एकदम शर्म से पलके झुका गई। उसका स्पर्श रजत के जज्बातों को दहका रहा था। सुधा ने उसकी आंखों में झांका, जहां प्यार ही प्यार था। रजत ने धीरे से उसके माथे को अपने प्यार की मोहर से सजा दिया। सुधा ने अपने आप को पूरी तरह से रजत को सौंप दिया। खिड़की से झांकता चांद उन दोनों के प्यार का साक्षी था। प्यार की बरसात में दोनों भीग रहे थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।